नमस्ते बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अपनी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक सुगंध 1 से एक पाठ पढ़ेंगे। तो पाठ की ओर जाने से पहले कक्षा की ओर जाने से पहले चलिए हम एक दृश्य देखते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। खड़ा हिमालय हिमालय हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। खड़ा हिमालय हिमालय हिमालय। भिगोना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। डिगोना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। खड़ा हिमालय हिमालय हिमालय। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में। मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। तो बच्चों, आपने अब तक एक ऐसा दृश्य देखा जिसमें प्रकृति के ऊपर एक कविता थी, जो कि कई सुंदर दृश्यों और रागों के साथ में आलापी गई थी, तो यहाँ पे गाई गई थी। तो यहाँ पर अब आपने दृश्य में क्या देखा? जी हाँ, आपने दृश्य में पर्वत, पेड़, फूल, नदी आदि दिखाई दिए आपको। मतलब आपने दृश्य में देखा कि हिमालय पर्वत है, साथ में प्रकृति है, प्रकृति में फूल, नदियां, ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गीत किसके बारे में है? जी हाँ बच्चों, आपने सही कहा, ये गीत हिमालय पर्वत के बारे में है। हिमालय पर्वत श्रेणियां विश्व की ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। इस गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये गीत बहुत ही सुंदर प्रेरणात्मक गीत है। तो इस गीत से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस गीत से हमें साहस और धैर्य जैसे गुणों की प्रेरणा मिलती है। साहस और धैर्य ऐसे गुण हैं जिसकी सहायता से मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र आपकी पाठ्य पुस्तक में से ली गई है, पृष्ठ संख्या 18 से ली गई है। यह भी एक प्रेरणात्मक चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो नाविक या दो मछुआरे, जो भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये गंभीर समुद्र में क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पर अपनी आजीविका कमाने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये अपने धैर्य और साहस के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही एक धैर्य और साहस से जुड़ी एक कविता आज हम देखने वाले हैं। शुरू से ही मनुष्य प्रकृति के लिए धैर्य और साहस का एक स्रोत रहा है। ऐसे ही धैर्य और साहस
के एक स्रोत की एक कविता प्रकृति की सीख, जिसमें कि हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं या प्रकृति हमें क्या सिखा रही है, इसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करेंगे। आज ये पाठ हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी कविता का शीर्षक प्रकृति की सीख है, जो कि आपकी पृष्ठ संख्या 19, आपके पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 19 पर है। तो प्रकृति की सीख कविता किसी भी चीज को करने से पहले या किसी भी पाठ को करने से पहले उसका उद्देश्य जानना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह आज हम ये कविता पढ़ने से पहले इसके उद्देश्य की ओर ध्यान देंगे। प्रेरणाप्रद कविताओं का संकलन, प्रकृति से संदेश प्राप्त करना, इन संदेशों का पालन करना। प्रेरणाप्रद कविताओं का संकलन यानी ऐसी कविताओं का संकलन करना जिनसे हमें प्रेरणा मिल सके। ऐसी ही एक कविता हमारे पुराने पाठ्य पुस्तक में थी, सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से सीखो, नित शीश झुकाना। और ऐसी ही एक कविता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं अध्यापकों से ये विनती करती हूँ कि ऐसी कुछ कविताएं आप बच्चों को संकलन करके दिखाएं, जिसके द्वारा बच्चों में प्रेरणा जागे। प्रकृति से संदेश प्राप्त करना, प्रकृति से हमें कई संदेश प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन में धैर्य, साहस, सच्चाई आदि। इन सब चीजों का पालन करना, कभी भी अपना धैर्य न खोना, इन संदेशों को हमें पालन करना चाहिए। इन संदेशों का पालन कर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि हमने प्रकृति से कुछ संदेश प्राप्त किए हैं। तो ऐसे ही कुछ चित्रों को मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, जिनमें से आप प्रकृति से संदेश प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला चित्र है, इसकी ओर ध्यान से देखें। फूल की तरह सुगंध फैलाना महान गुण है। प्रकृति में फूल जब खिलता है तो वह अपने चारों ओर अपना सुगंध फैलाता है। उसी तरह एक मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा समाज में अपने अच्छे व्यक्तित्व की छवि छोड़ सकता है, जिसके द्वारा वह सभी समाज में जाना जाएगा और समाज के लिए आदर्श माना जाएगा। प्रकृति का एक और संदेश यहाँ देखिए। तितली पेड़ पौधों में भेदभाव नहीं रखती। हमें भी ऐसा बनना चाहिए। जिस तरह तितली प्रकृति में पेड़ पौधों में भेदभाव नहीं करती, वह अपना नियमित जो नित्यचर्या है वही करती है, यानी शहद इकट्ठा करना या मधु इकट्ठा करना या अपना भोजन इकट्ठा करना। उसी तरह हम भी यहाँ पर हमें भी यह प्रकृति से यह सीख मिलती है कि हमें भी यहाँ किसी भी मनुष्य को उसके जाति, धर्म या उसके व्यवसाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उससे जो भी अच्छे गुणों की प्राप्ति हो, अच्छे विचारों की प्राप्ति हो, अच्छे भावों की प्राप्ति हो, ऐसे उन भावों को हमें उनसे लेना चाहिए। उनके बुरे विचारों या गुणों को उनसे दूर रखते हुए, उनके आधार पर उनका भेदभाव ना करके अच्छे विचारों को लेकर हमें अपने जीवन को और भी अच्छा बनाना चाहिए। साथ में एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो कि हम सबको अच्छा जीवन दे सके और प्रगति दे सके, समृद्धि दे सके। यहाँ पर एक और चित्र है, देखिए बच्चों। पानी की तरह दूसरों की सहायता करना। प्रकृति में पानी भी एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हमेशा दूसरों की सेवा करता है, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, खेत खलियान हो। पानी यथाशक्ति सभी की सेवा करता है, सभी की प्यास बुझाता है और साथ में खेत खलियानों में फसल उगाता है, जिससे देश की उन्नति होती है। उसी तरह हमें भी पानी की तरह दूसरों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। यथाशक्ति हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, कभी भी किसी के सहायता के लिए नाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह हम पानी से ये सीखते हैं
कि अपनी यथाशक्ति समाज की सेवा के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए, सभी की सेवा के लिए अपने आप में ये गुण हम ले कि हम पानी की तरह सबकी सेवा करते हुए अपने जीवन की यात्रा में निरंतर आगे बढ़े। तो बच्चों, यहाँ पर हम कवि परिचय देखते हैं। इस कविता प्रकृति की सीख के कवि सोहनलाल द्विवेदी हैं। तो अब हम अगले जो दृश्य आ रहा है उसमें हम यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इनके जन्म के बारे में बताया गया है। इनका जन्म 22 फरवरी 1906 में बिंदकी गांव, फतेहपुर जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आगे के चित्र में, दृश्य में हम कवि सोहनलाल द्विवेदी के गांव के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी रचनाओं में छवि के बारे में आगे हम एक दृश्य देखेंगे, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि कवि के जीवन में उनके गांव का क्या प्रभाव था। निश्चित ही किसी व्यक्ति के कार्य पर उसके जीवन का बहुत प्रभाव होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कवि सोहनलाल द्विवेदी का गांव प्रकृति की गोद में था। यहाँ पर उन पर प्रकृति के सुंदरता का, प्रकृति से मिली हुई सीख का, प्रकृति के उदाहरणों का प्रभाव हम उनकी कई कविताओं में यहाँ पर हम देख सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, बांसुरी, दूध बतासा, हुआ सवेरा, उठो उठो, सुनो कहानी, अंधेर नगरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि इनकी रचनाओं में से कुछ के चित्र यहाँ दिए गए हैं, जैसे श्रेष्ठ बाल कविताएं सुनो कहानी, हुआ सवेरा, उठो उठो, अंधेर नगरी, ये सब बाल साहित्य को इनकी ओर से दिए गए भेंट हैं। साहित्य में हिंदी साहित्य हमेशा इनका आभारी रहेगा कि इन्होंने बाल साहित्य में कुछ ऐसी रचनाएं की हैं जो कि आज भी याद की जाती हैं। बाल साहित्य की रचना करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इनकी रचना करने के लिए कवि को बच्चों के मनोवैज्ञानिक मनोभावों की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हिंदी साहित्य इन बाल साहित्यिक रचनाओं के लिए हमेशा द्विवेदी जी का आभारी रहेगा। काव्य रचनाओं की विशेषताएं, गांधीवादी विचारधारा का आजीवन पालन किया, इसीलिए इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता व मानवता के प्रतीक हैं। गांधीवादी विचारधारा का द्विवेदी जी ने हमेशा पालन किया। वे सत्य, अहिंसा, मानवता, राष्ट्रीयता यानी कि देशभक्ति की भावना इनकी कविताओं में देखी जा सकती है। इन सब का
इन सब का इनके जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा और इस गांधीवादी विचारधारा के कारण ही इनकी रचनाओं में भी इन सब का प्रभाव हमें यहाँ पे दिखाई देता है। हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन ने सोहनलाल को हिंदी का प्रथम राष्ट्रकवि माना गया है। हम इनके अलावा और दो व्यक्तियों को भी राष्ट्रकवि कहते हैं, हिंदी के राष्ट्रकवि कहते हैं। वे हैं रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। हरिवंश राय बच्चन ने इनके अलावा सोहनलाल को भी राष्ट्रकवि कहा है, क्योंकि इनकी रचनाओं में मानवता, राष्ट्रीयवाद की झलक दिखती है। सोहनलाल की गिनती हिंदी के श्रेष्ठ बाल साहित्यकारों में होती है। इनका बाल साहित्य की ओर जो योगदान था वह बहुत ही बच्चों, यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में पद्मश्री पुरस्कार है। ये 1969 में वी गिरी के द्वारा, जो तब के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा सोहनलाल द्विवेदी जी को दिया गया था। 1 मार्च सन 1988 को सोहनलाल जी का निधन कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आइए बच्चों, अब हम कवि परिचय के बाद में पाठ के वाचन की ओर चलते हैं। पाठ को ठीक से अर्थग्राह्यता के साथ में हम यहाँ पढ़ेंगे, ताकि हम उस वाचन कर हम उसके अर्थ को वहां समझ सके। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये आपके पाठ्य पुस्तक के 19वीं पृष्ठ का है, पृष्ठ की कविता है जो यहाँ पे दी गई है। ध्यान से इस दृश्य को देखिए और अपने पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें कविता का वाचन कीजिए। बच्चों, आपने प्रकृति की सीख कविता को रागयुक्त यहाँ पर सुना है। अब हम इस कविता के जो कठिन शब्द हैं उनको रेखांकित करेंगे और उसके बाद उनका अर्थ जानने, वाक्य प्रयोग द्वारा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिए हैं जो इस प्रकार है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिरकर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर कर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल तरंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो,
कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है इतना फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो अब हमने इस कविता का वाचन किया है, इसमें से कुछ कठिन शब्द यहाँ पर हमने लिए हैं। तो आपका पहला कठिन शब्द यहाँ पर पर्वत है। तो वाक्य प्रयोग, पहले हम पर्वत शब्द का वाक्य प्रयोग करेंगे। पर्वत ऊंचे होते हैं। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कुछ पर्वतमालाएं हैं जो ऊंची हैं। पर्वत ऊंचे होते हैं। पर्वत का अर्थ पहाड़, गिरी है। पर्वत का अर्थ पहाड़, गिरी है। हमारा दूसरा शब्द शीश है। देश का शीश ऊंचा रखना चाहिए। देश का शीश ऊंचा रखना चाहिए। शीश यानी सिर, मस्तक। यहाँ पर हम चित्र में देख रहे हैं कि भारत का शीश ऊंचा रखना चाहिए। सागर, सागर जल का भंडार है। सागर जल का भंडार है। यहाँ पे हम चित्र में सागर का दृश्य देख रहे हैं। सागर का अर्थ समुद्र, सुधाकर, रत्नाकर। सागर का अर्थ समुद्र, सुधाकर, रत्नाकर। यहाँ पर हम दृश्य में फूल देख रहे हैं। फूल मृदुल होते हैं। फूल कैसे होते हैं? फूलों का स्वभाव मृदुल होता है। मृदुल यानी कोमल। मृदुल यानी कोमल। जल तरल पदार्थ है। जल जो है तरल पदार्थ है। तरल यानी द्रव। द्रव यानी जो बहता है। यहाँ पर आप चित्र में क्या देख रहे हैं? जी हाँ, मोर देख रहे हैं। मोर उमंग से नाच रहा है। मोर उमंग से नाच रहा है। उमंग यानी उल्लास। उमंग यानी उल्लास। मोर जब उल्लास से नाचता है तो कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। झील की तरंगे ऊंचे ऊपर नीचे गिरती हैं। झील की तरंगे ऊपर नीचे गिरती है। तरंग यानी लहर। तरंग यानी लहर। नभ में तारे निकलते हैं। नभ में तारे निकलते हैं। नभ का अर्थ आकाश, आसमान। नभ का अर्थ आकाश, आसमान। कुछ अन्य शब्द यहाँ देखिए। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, दो चित्र आपके सामने हैं। इसमें एक लड़का अलार्म बजते ही उठ रहा है। उठकर मुंह हाथ धोकर तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए। दूसरा अलार्म बंद कर फिर दूसरी तरफ पलटकर सो रहा है। यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं। समय पर उठने वाले ऊंचे बनते हैं। समय पर उठने वाले ऊंचे बनते हैं। यहाँ पे ऊंचा का अर्थ अच्छा है। यहाँ पर ऊंचा का अर्थ अच्छा है। आलस दिखाना नीच काम है। आलस दिखाना नीच काम है। नीच का अर्थ बुरा है। यहाँ पर हम अर्थ के साथ साथ इनके विलोम भी जान रहे हैं। ऊंचा अच्छा, नीचा बुरा। ऊंचा का विलोम नीचा। जो समय का पालन करता है वह हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, ऊंचे स्थान की ओर जाता है। जो आलस दिखाता है वह हमेशा पिछड़ा रह जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फूल मृदुल होते हैं। फूल मृदुल होते हैं। मृदुल यानी कोमल। पर्वत कठोर होते हैं। पर्वत कठोर होते हैं। कठोर यानी दृढ़। यहाँ पर मृदुल का अर्थ कोमल है, कठोर का अर्थ दृढ़ है, और साथ ही मृदुल का विलोम जो है कोमल है। मृदुल का विलोम कोमल है। यहाँ पर इन सब चित्रों के द्वारा हमने ये जाना है प्रकृति हमें कई तरह से प्रेरणा देती है। आपने देखा कि चित्रों और कविता के आधार पर हमने जो प्रेरणा प्राप्त की है वह है
पर्वत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। पर्वत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। सागर विचारशील चिंतन बनने की प्रेरणा देता है। तरंगे मीठा व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। यानी यहाँ पे मीठा व्यवहार का अर्थ अच्छा व्यवहार करना, सद्व्यवहार करना। पृथ्वी कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। नभ दुनिया भर में यश कमाने के लिए कहता है। अर्थग्राह्यता प्रतिक्रिया, यहाँ पे आप देखिए, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचा बन जाओ। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो यहाँ पे एक प्रश्न है बच्चों, ऊंचा बनने की प्रेरणा कौन देता है? जी हाँ, आपने सही कहा, ऊंचा बनने की प्रेरणा पर्वत देता है। यहाँ लहराकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पर लहराकर शब्द का प्रयोग सागर के लिए किया गया है। सागर लहराकर मन में गहराई भरता है, यानी चिंतनशील और विचारशील होता है। मन में गहराई लाने के लिए कौन कहता है? मन में गहराई लाने के लिए सागर कहता है। अभिव्यक्ति सृजनात्मकता, प्रकृति हमें प्रेरणा देती है। कैसे? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर प्रकृति हमें प्रेरणा देती है, इसे अपने शब्दों में हमें लिखना है। यह अभिव्यक्ति सृजनात्मकता है। इसके अंतर्गत कक्षा का एक कार्य लिया गया है, इसे ध्यान से देखिए। बच्चों, अब तक हमने प्रकृति की कविता पढ़ी है। आइए अब हम श्याम पट पर देखते हैं। श्याम पट पर एक मनोरेखा चित्रण है। इसकी सहायता से हम इस कविता का सारांश लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो आप में से पहले कौन आकर लिखेगा? तो पहला संकेत जो है पर्वत है, उसके आधार पर पहला वाक्य यहाँ पे लिखा जा रहा है। ऊंचा बनने की प्रेरणा देता है। तो हमारा दूसरा संकेत जो है वो सागर है। यहाँ पर हमारा चौथा संकेत पृथ्वी है। इसके आधार पर वाक्य कौन लिखेगा?
तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि कक्षा का कार्य के अंतर्गत हमने एक मनोरेखा चित्रण लिया है, जिसके अंतर्गत हमने कुछ संकेतों को वहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखा है। उन संकेतों के आधार पर वहाँ वाक्य प्रयोग किए गए हैं और उन वाक्यों को हमने सारांश के रूप में जोड़ा है। तो इन वाक्य प्रयोगों को हम जब सारांश के रूप में जोड़ते हैं तो इसमें जो त्रुटियां हुई हैं उन्हें हम सुधार करके उसे फिर बच्चों के द्वारा या अध्यापक खुद का उन त्रुटियों को सुधार करके उन्हें श्यामपट्ट पर लिखकर इसका सारांश, कविता का सारांश वहां पर हम बच्चों को देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये कक्षा कार्य आपको पसंद आया होगा। प्रकृति की सीख कविता के आधार पर कुछ सुवचन बनाइए। तो यहाँ पर प्रकृति की सीख कविता के आधार पर हम कुछ सुवचन बनाएंगे। चलिए देखते हैं। पर्वत की तरह मजबूत बनकर विकट परिस्थितियों का सामना करें। हमें यहाँ पर प्रकृति की सीख कविता के द्वारा यह संदेश मिलता है कि हमें कितने भी कष्ट आने पर अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। पर्वत की तरह मजबूत बनकर हर तरह की परिस्थितियों का सामना कर, हर तरह की रुकावटों और मुसीबतों को पार कर हमें अपना शीर्ष ऊपर उठाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। सागर की तरह हमारे विचारों में गहराई होनी चाहिए। यहाँ पर हमने सागर से ये सीखा है कि हमारे विचारों में गहराई होनी चाहिए। हमें चिंतनशील और विचारशील बनना चाहिए। सभी से अच्छे भावों को ग्रहण करना चाहिए और सभी में अच्छे भावों को ही बांटना चाहिए। हमें इस तरह के विचारों को हमें अपने मन में लाना है। इस तरह के विचारों के प्रति चिंतनशील होना है जो हमें आगे हमारे जीवन में प्रगति की ओर हमें ले चले। तरंगों की तरह हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। तरंगों से हम ये सीखते हैं, चाहे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, कभी भी हम हताश क्यों ना हो जाए, कभी भी हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। उतार चढ़ाव जितने भी हैं, यानी कष्ट जितने भी हैं, उन सबको हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह हम जीवन में एक उन्नत स्थिति को देखते हैं और उस पर खुश होते हैं, उसी तरह जब हम गिरते हैं, यानी जब हम जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो उस समय हमें निराश नहीं होकर फिर हमें उठने का प्रयत्न करना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन चक्र है जो हमें तरंग समझाती है। हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम भाषा की बात देखते हैं। किस वाक्य में पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें से पुनरुक्त शब्द किस वाक्य में प्रयोग किए गए हैं? पहला वाक्य है पर्वत ऊंचा होता है। दूसरा वाक्य है सागर गहरा होता है। तरंगे उठ उठ गिरती हैं। पृथ्वी धैर्य का प्रतीक है। यहाँ मैं वाक्यों को पुनः दोहराती हूँ। यहाँ पर पुनरावृत्त शब्द यानी जो शब्द बार बार यहाँ पर उच्चरित हो रहे हैं, उन शब्दों को पहचानना है। पहला वाक्य है पर्वत ऊंचा होता है, सागर गहरा होता है, तरंगे उठ उठ गिरती हैं, पृथ्वी धैर्य का प्रतीक है। जी हाँ बच्चों, आपने सही उत्तर दिया। उत्तर है तरंगे उठ उठ कर गिरती है। इस वाक्य में देखिए तरंगे उठ उठ कर, यहाँ पर पुनरावृत्त शब्द जो है वह उठ उठ कर है। गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए।
अहिंसा, गैर हिंसा, ना हिंसा, अहिंसा। तो यहाँ पर अब मैं फिर से आप एक बार उच्चारित करती हूँ, देखिए, अहिंसा, गैर हिंसा, ना हिंसा, अहिंसा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हिंसा शब्द का, जो कि हमारा रेखांकित शब्द है, उसका विलोम यहाँ पर पहचानना है। जी हाँ बच्चों, आपने सही पहचाना, इसका उत्तर अहिंसा है। हिंसा, अहिंसा। महारानी लक्ष्मीबाई ऐतिहासिक पात्र है। रेखांकित शब्द में प्रत्यय पहचानिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है वो ऐतिहासिक है। तो यहाँ पर जो हमें 4 शब्द उत्तर दिए गए हैं वो है इक, सिक, आसिक, हासिक। इक, सिक, आसिक, हासिक। तो ऐतिहासिक, यहाँ पे हमारा जो शब्द है जिसे हमें प्रत्यय पहचानना है वो है ऐतिहासिक। जी हाँ बच्चों, आपने सही कहा, इसका उत्तर पहला वाला इक है, ऐतिहासिक इक। इसे आप स्वर के आधार पर यहाँ पर पहचानते हैं और मात्रा के आधार पर। यदि आप ता प्रत्यय से शब्द बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही है। यदि आप ता प्रत्यय से शब्द बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। किस शब्द के ता प्रत्यय यानी जो शब्द के अंत में आता है, यानी जो शब्द के अंत में आके उसे भावात्मक बनाता है। तो यहाँ पे हम ता प्रत्यय कौन से ऐसे शब्द के साथ में जोड़ेंगे जिससे कि वह भावात्मक वहां बन जाता है। तो यहाँ पर हमें जो विकल्प दिए गए हैं वह है गहरा, लंबा, दूसरा विकल्प स्वतंत्र, नैतिक, तीसरा विकल्प वर्ष, अच्छा, चौथा विकल्प ऊंचा, अच्छा। गहरा, लंबा पहला विकल्प, दूसरा विकल्प स्वतंत्र, नैतिक, तीसरा विकल्प वर्ष, अच्छा, चौथा विकल्प ऊंचा, अच्छा। तो यहाँ पर बच्चों आपने सही कहा, आपका उत्तर दूसरा विकल्प है, स्वतंत्र प्लस ता, स्वतंत्रता, नैतिक प्लस ता, नैतिकता। तो आप यहाँ पर ता प्रत्यय को जोड़ करके जो शब्द यहाँ बनाएंगे वो स्वतंत्रता और नैतिकता है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का ये पाठ आपको पसंद आया होगा और साथ में फिर एक बार हम प्रकृति की सीख कविता के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। जैसे कि आपने प्रकृति में से क्या सीखा। इस कविता के द्वारा हमने प्रकृति में से धैर्य, साहस, सच्चाई, स्वच्छता, मृदुलता, नैतिक भाव आदि जैसे नैतिक भावों को सीखा है, जिनके आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमेशा से ही प्रकृति एक ऐसा प्रेरणा स्रोत रही है मनुष्य के लिए, जिसके द्वारा मनुष्य ने बहुत सी चीजों को प्राप्त किया है। कई ऊंचे पर्वतों के द्वारा हमने हमेशा अपने ऊंचे आशयों को, यानी कि अपने जो जीवन लक्ष्य है उन्हें प्राप्त करने की कोशिश की है। नदी के द्वारा निरंतर बहने की कोशिश की है। नदी के द्वारा कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, उसे हमने, नदी जिस तरह पर्वतों पहाड़ों में से अपना रास्ता चीरकर आगे बढ़ती है और एक बड़े नदी का रूप लेती है, छोटी छोटी जलधाराएं, उसी तरह हमने भी नदी से ये सीखा है कि हम चाहे पहली शुरुआत हमसे ही क्यों ना हो, लेकिन हम जब आगे बढ़ते जाते हैं किसी भी अच्छे कार्य के लिए, तो हमारे साथ में हमारे माता पिता, हमारा परिवार, हमारे मित्र, समाज, दोस्त सभी जुड़ते हैं और वो कार्य हमेशा आगे बढ़ता जाता है। उसी तरह सागर से हम ये सीखते हैं कि मन में गहराई लाएं, यानी ऐसे विचारों को उत्पन्न करें जो दूसरों के लिए भी हितकारी हो और हमारे लिए भी हितकारी हो। ऐसा विचार करें, ऐसा चिंतन करें जिसके द्वारा समाज का भी हित हो और हमारा भी हित हो। ऐसे विचारों से ही एक आदर्श समाज का निर्माण वहां पर होता है। तो इस तरह हम प्रकृति से कई ऐसी सीख सीखते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा और उन्नत बना सकते हैं। इसके लिए हम हमेशा
प्रकृति के आभारी हैं। इसी के साथ में मैं आज हमारा ये पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।